हिस्ट्री की क्लास है ना। हिस्ट्री की क्लास में हम लोग वो पढ़ रहे थे अशोक, है ना, अशोक ही तो पढ़ रहे थे। और हमने कहा था अशोक को डिटेल में लेके चलेंगे, क्योंकि अशोक को हमने शासन दिला दिया था, है ना, कलिंग का युद्ध करा दिया था। अशोक को डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमको उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, है ना। उसने बहुत सारे काम करवाए हैं, अच्छे अच्छे काम भी करवाए हैं, है ना, तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अशोक ने बहुत सारे काम करवाए, सबसे ज़्यादा काम उसने जितने भी करवाए मोदी जी की तरह करवाए, है ना। मोदी जी छोड़ो, केजरीवाल की तरह करवाए। काम एक करवाएंगे, उसका प्रचार 10 जगह करेंगे, है ना। तो अशोक ने अपने जीवन काल में जितने काम करवाए उसका खूब प्रचार किया। प्रचार कैसे किया? उस समय टीवी तो होती नहीं थी, अखबार भी नहीं होते थे, है ना, सोशल मीडिया भी नहीं थी, तो शिलालेख लिखवाता था। क्या लिखवाता था? शिलालेख लिखवाता था, स्तंभ लेख लिखवाता था, भित्ति लेख, जैसे भी इन सभी लेखों को मिला करके अभिलेख लिखवाता था, है ना। किसी भी प्रकार का अभिलेख हो सकता है। पत्थर पे लिखवाएगा तो शिलालेख, है ना, एक खंभे टाइप का पत्थर होगा तो स्तंभ लेख, है ना, दीवार पे लिखवाएगा तो भित्ति लेख, और गुफाओं में लिखवा देगा तो गुफा लेख, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से उसने अभिलेख लिखवाए। जितने भी काम किए उसके लिए उसने बहुत प्रकार से अभिलेख लिखवाए, और केवल काम किए ही अभिलेख उसने नहीं लिखवाए, अच्छे अच्छे संदेश भी दिए उसने, है ना। बहुत सारे संदेश भी दिए उसने समाज को सुधारने के लिए कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, समाज कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी उसने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, है ना। तो उसके अभिलेख पढ़ते पढ़ते तुम बूढ़े हो जाओगे, इतने अभिलेख उसने लिखवाए, है ना। लगभग 38,000 अभिलेख उसने लिखवाए, है ना। हज़ारों में अभिलेख हैं, 100 में नहीं है, ठीक है। तो उतने तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक। उसके अभिलेख केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पाए जाते हैं, बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं। हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में, है ना। कहाँ कहाँ तक पाए जाते हैं? यूनान तक पाए जाते हैं, है ना। हिंदुस्तान से लेकर के यूनान तक। यूनान को वहाँ एशिया माइनर भी कहते हैं, है ना, एशिया माइनर कहते हैं उसको। तो भारत से लेकर के एशिया माइनर तक, एशिया माइनर समझते हो क्या है? माइनर मतलब बाउंड्री, है ना, एशिया की बाउंड्री, लास्ट बाउंड्री तक, जहाँ तक एशिया पाया जाता है, एशिया की बाउंड्री तक वहाँ उसके अभिलेख मिले हैं। एशिया की बाउंड्री कहाँ तक है? यूरोप से अगर उसकी बाउंड्री देखा जाए तो तुर्की से लगती है। कहाँ से लगती है? तुर्की से लगती है, इसलिए तुर्की को एशिया माइनर भी कहते हैं, है ना। उसी तुर्की के पास में ही पड़ता है ग्रीक, जिसको आज के समय में ग्रीक या यूनान कहते हैं, है ना। तो वहाँ तक उसके अभिलेख पाए गए थे, इसलिए कहते हैं अशोक के अभिलेख हिंदुस्तान से लेकर के एशिया माइनर तक पाए गए थे। उसने जहाँ जहाँ भी अभिलेख लिखवाए वहाँ के भाषा के हिसाब से लिखवाए। ऐसा नहीं था कि वो यहाँ रहता था तो यहीं की भाषा के हिसाब से लिखवाएगा। उस समय पाली भाषा ज़्यादा प्रचलित थी, तो ऐसा नहीं था कि पाली में ही लिखवाएगा, हिंदी में लिखवाएगा, संस्कृत में लिखवाएगा, यही भाषा यहाँ की थी, है ना। जो जहाँ पे लिखवाता था वहाँ की भाषा के हिसाब से लिखवाता था, और वहीं के लेख में भी लिखवाता था। लिपि भी उसी के हिसाब से वो इस्तेमाल करता था, ठीक है ना। लिपियाँ हमने बताई कौन कौन सी इस्तेमाल करता है अशोक, बताओ कौन कौन सी अभी लिपियाँ इसने इस्तेमाल की? पूछ रहे हैं, नहीं पता? कोई और बता। देख लो, जिज्जी लोग 2 बताई हैं कम से कम, लेकिन बताई तो हैं, तुम लोगों की तरह बिल्कुल नहीं बताई। तुम लोग तो बिल्कुल नहीं बताए, बेइज्जती करवा रहे हो तुम, हमारी भी और अपनी भी। तुम थे नहीं, यही तो सबसे अच्छा हाँ वीडियो था, है ना। देखो जिज्जी लोग मौका नहीं छोड़ेंगे कोई भी, रिचार्ज नहीं है लोग, सबके पास अपने अपने। हाँ, हिंदुस्तान में उसने जितने भी लिपियाँ, जिस लिपि का इस्तेमाल किया उस लिपि को कहते हैं ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया? ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया। ब्राह्मी लिपि जैसे सीधा लिखा, जैसे हम लोग लिखते हैं, है ना, इधर से इधर की तरफ। हिंदुस्तान में उसने ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान में गया तो खरोष्ठी लिपि का इस्तेमाल किया। आगे और बढ़ोगे तो तुमको मिलेगा अफ़गानिस्तान, है ना। अफ़गानिस्तान के आसपास के एरिया में उसने लिखवाया आरमाइक लिपि में। और उसके आगे जब यूनान पहुँच जाओगे, वहाँ एशिया माइनर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे वहीं की लिपि, जो वहाँ की लिपि होती है ग्रीक लिपि जिसे कहते हैं, उसमें ग्रीक लिपि में लिखवाया। अच्छा ये बताओ तुम, अशोक के जो भी अभिलेख हैं वो नेपाल में भी मिले हैं। कहाँ मिले हैं? नेपाल में। तो नेपाल में किस लिपि का इस्तेमाल किया होगा उसने? क्यों ब्राह्मी लिपि का ही? क्यों? क्योंकि हर देश में तो अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल कर रहा है, पर नेपाल में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल क्यों करेगा? बताओ, आप कुछ आइडिया है? इनका कहना है कि नेपाल मिलता जुलता है, हमारे जैसे लोग हैं। हाँ, पहले वो हम ही में था, है ना, पूरा हिंदुस्तान में ही था, ये सब अलग अलग नहीं था कुछ, है ना। हालांकि अलग तो अफगानिस्तान पाकिस्तान भी नहीं था, पर क्षेत्र थोड़ा दूर पड़ने लगता था, है ना, तो वहाँ के हिसाब से थोड़ा भाषाएं भी चेंज हो जाती हैं। नेपाल में लगभग हमारे जैसी भाषा बोली जाती है, लगभग, है ना। तो जैसे बिहार में भाषा बोली जाती है वैसे ही नेपाल में लगभग काम चल जाता है।
है ना। तो सेम ही भाषा में, जैसे ब्राह्मी में यहाँ लिखाया तो सेम ही नेपाल में भी लिखवाया। अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए, पर अशोक ने अपने किसी भी अभिलेख पे अपना नाम नहीं लिखवाया। ऐसा नहीं किसी में भी नहीं लिखवाया, पर बहुत कम ऐसे अभिलेख मिलते हैं जिसमें उसने अपना नाम लिखवाया। आज के नेता लोगों की तरह नहीं होता है कि नाली बनवाएंगे तो नाम दिलवाएंगे, माननीय श्री विधायक की संचित निधि से। उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, है ना। उसने काम तो बहुत किया, पर उसने अपना नाम नहीं डलवाया। उसने अपने नाम की जगह लिखा प्रियदर्शी अशोक। क्या लिखा? प्रियदर्शी अशोक। अच्छा तुम लोग बताओ, क्या अशोक सांप्रदायिक आदमी था? मतलब एक ही धर्म को मानने वाला या कट्टर टाइप का आदमी था? क्यों नहीं था? उसका कारण क्या हो सकता है? अशोक ऐसा बिल्कुल कट्टर टाइप का आदमी क्यों नहीं था? होना चाहिए था, मरकट आदमी था, काटने पीटने में एक्सपर्ट आदमी, है ना। तो होना चाहिए था वैसा, है ना, कि जो मेरे धर्म को मानेगा बस वही आदमी जिंदा रहेगा, बाकी सबकी सर कलम कर दी जाएगी, है ना। अलग हटाओ, इनकी गर्दनें अलग रखो। बताओ क्यों नहीं किया उसने ऐसा? उसका कारण है, तुम लोगों ने ध्यान से क्लास नहीं की, मैंने बताया ये सब सारी चीज़ें। उसका कारण ये है कि उसके बाबा दूसरे धर्म के थे, उसके पिताजी दूसरे धर्म के थे, और वो खुद दूसरे धर्म का था, है ना। तो सबके परिवार में ही बहुत सारे धर्म थे, तो क्या परिवार वालों को काटोगे? नहीं ना। जब एक ही परिवार में बहुत प्रकार की संप्रदाय हो जाती हैं, बहुत प्रकार की प्रथाएं चलने लगती हैं, बहुत प्रकार के धर्म माने जाने लगते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, तो तुम उनका खुल के विरोध नहीं करते, और तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं भी विकसित हो जाती हैं हर प्रकार की चीज़ें, है ना। यही हुआ अशोक के साथ भी, इसलिए उसको कहते हैं वो सहिष्णु शासक था। सहिष्णु मतलब सभी धर्मों को मानने वाला, है ना। वो खुद बौद्ध धर्म को मानता था, पर ऐसा नहीं था कि वो बाकी धर्मों को मानने वालों पे अत्याचार करे या किसी को ज़बरदस्ती बौद्ध धर्म मनवाए। वो प्रचार करता था, बौद्ध धर्म की अच्छाइयाँ बताता था, पर किसी से ये नहीं कहता था कि तुम भी बौद्ध धर्म को अपना लो। तुम अपनाओगे नहीं तो तुमको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, या तुम्हारा सर काट दिया जाएगा, या तुमको प्रताड़ित किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। अशोक कैसा शासक था? अशोक एक सहिष्णु शासक था। अशोक का जन्म कब हुआ था, कोई बताएगा? 304 ईस्वी पूर्व में। हाँ, ईसा पूर्व में हुआ था, मतलब उल्टा चलोगे, है ना। ईसा पूर्व मतलब उल्टा। तो अशोक एक सहिष्णु शासक है नहीं है। तो उसने बहुत से दूसरे धर्मों के लिए भी काम करवाए, है ना। एक संप्रदाय होता है आजीवक संप्रदाय। कैसा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। उसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम बताओ। पिता का नाम है बिंदुसार। क्या नाम है? उसके पिता जो बिंदुसार हैं वो भी आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। वो किस संप्रदाय को फॉलो करते हैं? आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते हैं, है ना। तो अशोक ने भी आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए भी कुछ काम करवाए, है ना। उसने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए, खुद वो बौद्ध धर्म को मानता था, पर आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए उसने गया में, गया जानते हो कहाँ पे है? बिहार में है। कहाँ पे है? उसने गया में, गया कहाँ पे है? बिहार में, है ना। बौद्ध धर्म में इसको बोध गया कहते हैं, है ना। तो गया यानी बिहार में, बिहार के गया के स्थान पे, है ना। गया में भी एक छोटा सा स्थान, और थोड़ा क्लोज जाओगे तो तुमको मिलेगा उस गया में भी क्या है? बराबर नामक स्थान है। कौन सा स्थान? बराबर। गया एक जिला है, जिला के अंदर तहसील भी होगा, छोटा क्षेत्र गांव होगा कोई, है ना। वैसा ही मान लो छोटा सा क्षेत्र है गया के अंदर भी, जिसका नाम है बराबर। बराबर से मतलब ये नहीं कि वह प्लेन है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका नाम बराबर है ना। और बराबर वहाँ देखने जाओगे तो कुछ भी बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ियाँ बहुत सारी हैं, है ना। तो बराबर की पहाड़ियों में उसने बनवाई गुफाएं। क्या बनवाई? हाँ, बराबर नामक स्थान, बराबर जो जगह है वहाँ की पहाड़ियों में क्या बनवाया? वहाँ की पहाड़ियों में गुफाएं बनवाई। क्या बनवाया? गुफाएं बनवाई। और ऐसी ऐसी उसने 4 गुफाएं बनवाई। कैसी? 4 गुफाएं बनाई। कितनी? 4 गुफाएं। कौन कौन सी? पहली गुफा इसका नाम है कर्ण। कौन सी है? कर्ण। एक कर्ण गुफा है, दूसरी का नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा। तीसरी चोपड़ा, और चौथी विश्व झोपड़ी। वेरी गुड। विश्व जी कह रही है जैन धर्म वालों का है। ये साफ साफ ऊपर लिखा है आजीवक संप्रदाय का है ना। फिर भी इसीलिए कहते हैं इन लोगों में कॉमन सेंस होता है। देखो कैसा करें, होता है सर जी। फिर भी आजीवक संप्रदाय साफ साफ ऊपर लिखा, कह रहे सर जी ये जैन धर्म वालों के लिए है। साफ साफ 3-4 बार बता चुके हैं कि उनके पिताजी आजीवक संप्रदाय के थे, उसी संप्रदाय के लोगों के लिए। 4 बार तो मैंने रटा है ये। फिर भी कह रही है जैन धर्म वालों के लिए था। तो देखो जितने भी तुमको नाम देखने को मिलेंगे लगभग ये सनातन धर्म के हिसाब से नाम है ना। कर्ण भी महाभारत में हुआ करता था, सुदामा और ये सब
हमको वैसे ही देखने को मिलते हैं। हमने जब तुमको पढ़ाया था वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता में हमने तुमको संप्रदाय भी पढ़ाए थे, अलग अलग संप्रदाय पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? वहीं पे हमने तुमको आजीवक संप्रदाय भी पढ़ाया डिटेल में, नहीं पढ़ाया है? पढ़ाया ना? तो वहाँ पे हमने बताया था ये आजीवक संप्रदाय सीधे तौर से सनातन धर्म से संबंधित है ना, उसी से रिलेटेड है। इसीलिए इसके सारे नाम भी कैसे मिल रहे हैं, उसी से मिलते जुलते नाम भी मिल रहे हैं, है ना। अशोक ने ये 4 पहाड़ियाँ तो बनवाई आजीवक संप्रदाय के लिए। उसने सांची का स्तूप बनवाया। क्या बनवाया? सांची का स्तूप। स्तूप समझते हो क्या होता है? स्तूप समझते हो, नहीं समझते हो? क्या होता है? हाँ, क्या होता है जी? हाँ, स्तूप एक प्रकार का मंदिर होता है ना। बौद्ध धर्म में जो मंदिर बनते हैं उनको स्तूप कहा जाता है ना। तुमने देखा होगा और किसी भी धर्म में मंदिर बनते हैं, वहाँ हिंदू धर्म में मंदिर बनते हैं तो ऐसे बनते हैं, है ना, ऊपर ऐसे पताका फहराई जाती है, ऐसे तो होता है ना। और तुम देखोगे इस्लाम में तो ऊपर से बिल्कुल गोल होता है, ऐसे ऐसे होता है, नहीं होता है? ऊपर से गोल होता है, ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे यहाँ पे वो लगा दिया जाता है चांद, ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे तो होता है। और तुम जब जाओगे इसमें देखोगे स्तूप जो होते हैं बौद्ध धर्म में, स्तूप बौद्ध धर्म में होते हैं, ये ऊपर से बिल्कुल गोल होते हैं, कटोरा टाइप के ना। कटोरा को उल्टा करके रख दो तो क्या हो जाएगा? स्तूप बन जाएगा। तो ये जो जितने भी बौद्ध धर्म के मंदिर बनते हैं उनको स्तूप कहा जाता है, और ये बिल्कुल ऊपर से गोल होते हैं। तो स्तूप कैसा होगा बताओ? स्तूप ऊपर से गोल होगा। तो ऐसा ही उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध स्तूप बनवाया जिसको कहते हैं सांची का स्तूप। ये तुमको कहाँ पे मिलेगा? ये तुमको मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में। क्या मिलेगा तुमको? सांची का स्तूप। अच्छा, अशोक ने एक बहुत ही फेमस स्तंभ बनवाया है, उसके बारे में बताओ। अशोक स्तंभ जिसको कहते हो, है ना, क्या कहते हो? अशोक स्तंभ कहते हो। कहाँ पे है अशोक स्तंभ? सारनाथ में। क्या बनवाया? एक स्तंभ बनवाया जिसका नाम है अशोक स्तंभ। इसके पीछे की कहानी पता है? बताओ। सारनाथ ये तुमको मिलेगा बनारस के आसपास। सारनाथ कहाँ पे है? बनारस के पास तुमको मिलेगा, बनारस के नज़दीक ही है तुमको मिलेगा सारनाथ, है ना। इसको बनवाने का कारण था, यहाँ पे इसको मृगदाब कहते हैं ना, बौद्ध धर्म में मृगदाब। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे अपने सारे शिष्यों को। कहा था यहीं पे कि सभी लोग चारों तरफ फैल जाओ। क्या कहा? कि चारों दिशाओं में सब लोग फैल जाओ और बौद्ध धर्म का प्रचार करो। जितने भी बौद्ध धर्म में अच्छी अच्छी बातें मैंने तुमको बताई हैं सब लोगों तक पहुँचाओ, है ना। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं उनको धम्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है ना, कि वहीं से धर्म में परिवर्तन आता है, उन्हीं के ज्ञान से परिवर्तन आता है समाज में, इसलिए उनको धम्मचक्र परिवर्तन कहा गया है ना। तो जितने भी भगवान बुद्ध के धम्मचक्र हैं, जितने भी परिवर्तन हैं, उनको कहा गया है सिंह की गर्जना। क्या कहा गया है? सिंह की गर्जना, मतलब शेर की दहाड़ की तरह, कि तुमको लोगों तक बिना डरे निर्भीक तौर पर सबको बताना है ना। इसलिए उसको सिंह की गर्जना भी कहा गया। जितने भी भगवान बुद्ध के उपदेश हैं, है ना, उनको सिंह की गर्जना कहा गया। जितने भी बौद्ध धर्म में तुम देखोगे जितनी भी चीज़ें भगवान बुद्ध से रिलेटेड हैं वो सब शेर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, है ना। इसी कारण यहाँ पे अशोक ने जो स्तंभ बनवाया उस पर उसने चारों दिशाओं की तरफ मुख करते हुए शेर बनवाए। क्या बनवाए? शेर बनवाए। उसने बताया कि यहीं पे भगवान बुद्ध ने सबको उपदेश दिया था कि सब लोग चारों दिशाओं में फैल जाओ और वहाँ पे चारों दिशाओं में सब लोग ज्ञान का प्रसार करो, है ना। तो सिंह की गर्जना चारों दिशाओं में होनी चाहिए, इसलिए अशोक ने चारों दिशाओं की तरफ मुँह करते हुए ऐसा स्तंभ बनवाया, जिसमें ऊपर की ओर सबसे ऊपर क्या है? ऐसा बना हुआ है। जो अशोक स्तंभ है उसमें सबसे ऊपर की ओर 4 शेर बने हुए हैं, है ना। और वही हमारा आज का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ना। राष्ट्रीय प्रतीक हमारा क्या है? अशोक स्तंभ पूरा नहीं है, अशोक स्तंभ के ऊपर का शिखर, है ना, वही केवल, है ना। उसके नीचे उसने बनवाया था एक चक्र। एक चक्र बनवाया जिसमें 32 तीलियाँ थी। कितनी तीलियाँ थी? 32 तीलियाँ थी। उसमें भगवान बुद्ध के 32 महत्वों के बारे में, 32 गुणों के बारे में ऐसा बताया जाता है कि वो भगवान बुद्ध के 32 गुणों को प्रदर्शित करता है ना। वहीं से हमने ले लिया अपना प्रतीक चिन्ह में भी, है ना। और हमारे वाले प्रतीक चिन्ह में कितनी तीलियाँ हैं? 24 तीलियाँ हैं, है ना। पर जो अशोक स्तंभ है उसमें कितनी तीलियाँ हैं? 32 तीलियाँ हैं। और जो पूरा का पूरा स्तंभ है ये 45 फीट का है। कितने फीट का है? 45 फीट का है, ठीक है ना। तो सारनाथ में मृगदाब कह सकते हो, ठीक है। मृगदाब में ये अशोक स्तंभ मिला है, ठीक है ना। क्यों बनवाया गया समझ में आया, है ना। इतना हो जाएगा। तो सारनाथ कहाँ मिलेगा तुमको? बनारस के पास में, ठीक है ना। हो जाएगा, ये समझ में आया। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने जीवन काल में हजारों शिलालेख लिखवाए, है ना। उन्हीं में से हम कुछ शिलालेख अशोक के आज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अशोक के
शिलालेख पढ़ेंगे, है ना। अशोक ने बहुत प्रकार के शिलालेख भी लिखवाए हैं, है ना। उनको अलग अलग डिफाइन करेंगे तो लिखने की जरूरत है नहीं, फिलहाल तुम लोग समझ लो। इनको मैंने अभी शुरुआत में बताया कि शिलालेख ही नहीं, अभिलेख कहोगे। यहाँ पे शिलालेख की जगह क्या लिखो, अभिलेख लिख लो, है ना। देखो अशोक ने बहुत प्रकार के अभिलेख लिखवाए, जिनमें से शिलालेख भी एक प्रकार है। शिलालेख वो होता है जो पत्थर पे लिखवा दिया जाता है, भित्ति लेख एक प्रकार होता है जो दीवार पे लिखवा दिया जाता है ना, स्तंभ लेख होता है जो पावा जैसा बना दिया जाता है उस पर लिखा दिया जाता है, और एक होता है गुफा लेख जो गुफाओं में लिखवाया जाता है ना। उस समय क्या था, लिखने के लिए कोई साधन नहीं थे, जैसे आज के समय में कागज़ वगैरह होता है, उस समय में ये लिखने के साधन नहीं होते थे, पत्तों पे लिखा जाता था, है ना। तो पत्तों पे लिखा हुआ साहित्य ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, है ना। तो अशोक भी अपने साम्राज्य में जो भी उसको लिखवाना था, जो भी लोगों तक समाचार पहुंचाना होता था, संदेश देना होता था, वो सब पत्थरों पे लिखवाता था, है ना। क्योंकि पत्थरों पे लिखा हुआ इतनी जल्दी मिटता नहीं है, और उसने जहाँ जहाँ भी लगवाए हैं तो उसने ऐसी जगह पे लगवाया है जहाँ जहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती थी, इससे ज़्यादा लोग सीख सकें उससे, है ना। उसने कभी भी अपने राजधानी में कोई भी शिलालेख नहीं लगवाया, क्योंकि उसको लगता था कि यहाँ पे तो हम रहते हैं, जो भी हमको संदेश भिजवाना होगा वो हम तुरंत कह देंगे और बहुत जल्दी से पहुँच जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए तुमको कभी भी पाटलिपुत्र में कोई भी एक भी शिलालेख नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अशोक ने बहुत प्रकार के शिलालेख लिखवाए हैं, जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पे मात्र अशोक का नाम मिलता है, बाकी किसी में भी अशोक का नाम नहीं मिलता है। हर जगह अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम मिलेगा प्रियदर्शी अशोक। क्या नाम मिलेगा, प्रियदर्शी, है ना। पूरा नाम इसमें मिलता है देव नाम प्रियदर्शी। क्या मिलता है, देव नाम प्रियदर्शी। बातें मत करो। देखो अशोक ने कहीं भी अपना नाम नहीं लिखा है ना, और हमको पता भी नहीं लगता, उसने कहीं पे भी लिखवाया ही नहीं, और जब लिखवाया ही नहीं तो हमको पता लगता कैसे भी नहीं पता लगता। तो होता क्या, फिर हम जान कैसे पाते कि ये किस देवनाम प्रियदर्शी कौन है। फिर हम मगध में ढूंढते कि देवनाम प्रियदर्शी नाम का शासक कौन है, और जब हम पूरा मगध पढ़ेंगे तो हमको कहीं पे भी मगध में देवनाम प्रियदर्शी नाम का कोई भी शासक नहीं मिलने वाला। फिर हुआ क्या, हमने कुछ अभिलेख ऐसे देखे जिन पे नाम लिखा था मैं अशोक, है ना। तो अशोक नाम मिल गया, पर अशोक किसी का भी नाम हो सकता है, ये थोड़ी ना लिखा कि मगध सम्राट अशोक, है ना। अशोक किसी का भी नाम हो सकता है, तुम में से भी किसी का नाम हो सकता है। किसी का है नाम, घर पे अशोक कहे जाते हो, ज़्यादातर लोगों में मिल जाता है, अशोक कॉमन नेम है ना, तो ज़्यादातर अशोक मिल जाएंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे अभिलेख मिले हैं जिनमें उसका नाम क्या है, अशोक है ना। तो पहले वो देख लेते हैं, छोटे छोटे देखेंगे। अशोक के कुछ अभिलेख हैं जिनको 7 अभिलेख एक साथ में है ना, वो अभिलेखों के बारे में देखेंगे। 14 अभिलेख हैं जिनको चतुर्दश अभिलेख कहते हैं, उनको अलग देख लेंगे, है ना। पहले देख लेते हैं वैसे अभिलेख जिन पे अशोक का नाम अशोक है ना। तो अशोक नाम वाले अभिलेख कितने हैं, अशोक नाम से कितने अभिलेख हैं, 4 अभिलेख ऐसे हैं। एक मिलेगा तुमको गुर्जरा में, कहाँ पे मिलेगा, गुर्जरा में। गुर्जरा कहाँ पे है, गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तुमको ये मिलेगा। देखो अशोक के जितने भी अभिलेखों में तुम देखोगे तो तुमको ज़्यादातर इधर उधर की बातें, तुमको बहुत सारी ज्ञान की बातें मिलेंगी, पर अशोक ने अपनी डिटेल नहीं लिखवाई है। अशोक ने एक ही मात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें अपना पूरा नाम लिखवाया है, जिससे बाकी के अभिलेखों के बारे में भी हमको जानकारी मिल जाती है ना। एक अभिलेख तुमको मिलेगा राजस्थान के भबरू में, वहाँ पे उसने पूरा नाम लिखवाया है। उसने वहाँ पे लिखवाया है मैं मगध सम्राट देवनाम प्रियदर्शी अशोक, है ना। तब समझ में आया कि जो देवनाम प्रियदर्शी है वो भी अशोक है, और जो अशोक है वो तो अशोक है ही, है ना। तब सब सारे हम उसको मिला करके बता पाते हैं कि ये सारे के सारे अभिलेख किसके हैं, सारे अशोक के हैं, है ना। तो एक तो मिला गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में है, एक मिलेगा तुमको मास्की में। कहाँ मिलेगा, मास्की का अभिलेख, है ना, गुर्जरा मास्की। एक मिलेगा उदय गोलान। क्या मिलेगा, उदय गोलान। ये अच्छा अभिलेख जो है ये कर्नाटक के हैं, जिनमें तुमको मिलेगा उसका नाम अशोक, है ना। एक अभिलेख और इसको कहते हैं नेत्तूर। क्या कहते हैं, नेत्तूर। क्या कहते हैं, नेत्तूर। ये तीनों के तीनों अभिलेख तुमको कहाँ मिलेंगे, ये तीनों के तीनों अभिलेख तुमको कर्नाटक में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, है ना। तो इन्हीं 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। क्या मिलता है, हाँ, अशोक के नाम से उसने कितने अभिलेख लिखवाए, 4 अभिलेख। कौन कौन से, एक तो मध्य प्रदेश का गुर्जरा अभिलेख, है ना, फिर 3 कर्नाटक के जिनमें से मास्की, उदय गोलान और नेत्तूर, है ना। तो 3 अभिलेख कर्नाटक में है।
इनमें से दो इंपॉर्टेंट है, एक तो है गुर्जरा वाला और दूसरा है मास्की वाला। ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो तुमसे ऐसे पूछ दिया जाएगा इनमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपना नाम अशोक लिखवाया, ठीक है ना। तो तुम क्या बताना, इनमें से दो ही पूछे जाएंगे तुमसे जितने भी तुम्हारे एग्जाम हैं। थोड़ा और डिटेल में जाओगे जब तुम पीसीएस वगैरह के एग्जाम में जाओगे तभी तुमसे ये वाले पूछे जाएंगे, नहीं तो तुमको ये वाले कहीं पर देखने को नहीं मिलेंगे, इतनी जल्दी तुम्हारे एग्जाम में नहीं आने वाले। पर फिर भी तुम लोग तैयार रखना, है ना, तैयार रहो हर चीज़ के लिए। पता पूछ ही दिया जाए, इस बार पूछ दिया जाए, अभी तक नहीं पूछा गया तो, है ना। तो तुम ये वाले भी देख लेना, उदय गोलान और नेतुर भी कर्नाटक में पाए जाते हैं। पूछा तुमसे मास्की का और गुर्जरा का ही जाएगा, है ना। अशोक जितने भी शिलालेख लिखवाता था, जो भी पत्थर उत्तर पे स्तंभलेख जो भी बनवाता था, उसके लिए पत्थर कहाँ से लाता था? पत्थर तो लाना पड़ेगा ना कहीं से, है ना। तो पत्थर कहाँ से लाता था, किसी को आइडिया है कोई? राजस्थान से आते होंगे, देखो वहाँ पत्थर ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश से लाता था, उत्तर प्रदेश के चुनार में, है ना। उत्तर प्रदेश के चुनार से क्या लाता था? जितने भी पत्थर, जिसने उसने शिलालेख लिखवाए हैं ना, उसके लिए पत्थर कहाँ से लाता था? उत्तर प्रदेश के चुनार से लाता था, है ना। ठीक है, ये तो हो गए 4 ऐसे अभिलेख जिनमें इसने अपना नाम लिखवाया है, ठीक है ना। आप दूसरे देखते हैं जो छोटे छोटे अभिलेख हैं। ये गाड़ी वाले ना ऐसे पूरी यहीं पे आके सारी दम दिखाते हैं, है ना, पूरी स्पीड में। देखो अब तुमको दिखाएंगे जो अभिलेख के अशोक के 7 अभिलेख ऐसे हैं जो छोटे छोटे अभिलेख हैं, है ना। बहुत विशालकाय नहीं है, छोटे छोटे हैं, बहुत सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसने हज़ारों अभिलेख लिखवाए हैं। तो अब मैप बना लेते हैं, फिर मैप में देखेंगे हम लोग। मैप में आसान हो जाएगा, याद करने को भी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? देखो कुछ कुछ बन गया है हिंदुस्तान जैसा, है ना, अंदाज़ा तो लग ही जाएगा इससे, है ना। तो अशोक के 7 छोटे अभिलेख यहाँ पे लिख लेते हैं, 7 छोटे अभिलेख, है ना। 7 छोटे अभिलेखों में तुमको एक मिलेगा, यहाँ पे देखोगे तो ये पड़ता है एरिया नेपाल का। कौन सा एरिया ये नेपाल है ना। यहीं पे एक जगह जिसका नाम क्या है, लुम्बिनी। क्या नाम है? लुम्बिनी में विशेष क्या है बताओ, क्या है लुम्बिनी में? भगवान बुद्ध का जन्म यहीं हुआ था, है ना। तो यहाँ पे एक अभिलेख मिलता है जिस अभिलेख में अशोक ने किसी भी प्रकार के ज्ञान की बातें नहीं बताई हैं। यहाँ पे उसने ये बताया है कि यहाँ पे बहुत ही कम, जितना उसका पूरा साम्राज्य है, सबसे कम टैक्स यहीं पे लगता है उसका, है ना। क्यों सबसे कम टैक्स यहाँ से लेता है? क्योंकि यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो लुम्बिनी के अभिलेख को उसको क्या कहते हैं? रुम्मन देई अभिलेख। क्या कहते हैं? रुम्मन देई, है ना। ये कौन सा अभिलेख है? रुम्मन देई अभिलेख। तो एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें टैक्स के बारे में बात की गई है ना, जो आर्थिक चर्चा जिसमें की गई है ना। तो कौन सा अभिलेख है? रुम्मन देई अभिलेख। कहाँ पे मिलता है? लुम्बिनी, नेपाल में मिलता है। इधर देखोगे यहाँ पे तुमको मिलेगा, ये हरियाणा का क्षेत्र है लगभग, है ना। यहाँ पे तुमको मिलेगा टोपरा का अभिलेख। कौन सा मिलेगा? टोपरा का अभिलेख। ये टोपरा जगह पड़ती है हरियाणा की, ये लगभग दिल्ली के आसपास पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? दिल्ली के आसपास पड़ती है। और इसी के जस्ट थोड़ा नीचे देखोगे यहाँ पे तुमको उत्तर प्रदेश का मिलेगा मेरठ। क्या मिलेगा? मेरठ। ये 2 अभिलेख जो हैं अशोक के, ये विशेष इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनको उखड़वा दिया गया। बने कहाँ पे थे? टोपरा में बने थे और मेरठ में बने थे। पर एक दिल्ली सल्तनत का एक सुल्तान आया, एक बादशाह आया, एक राजा हुआ जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम था? फिरोज शाह तुगलक। उसने इन दोनों ही अभिलेखों को उखाड़ लिया और यहाँ पे है दिल्ली। क्या है? दिल्ली, है ना। और दोनों ही अभिलेखों को कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया, है ना। तो अशोक के 2 अभिलेखों को उखड़वा कर दिल्ली में लगवाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे ऐसे लिख दें, फिरोज शाह तुगलक, है ना। इसी का एक भाई होता है जिसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत खच्चर टाइप का आदमी है वो, है ना। बहुत पढ़ा लिखा आदमी है लेकिन बिल्कुल बेवकूफ़ किस्म का आदमी है। बताएंगे उसके बाद दिल्ली शासन पढ़ाएंगे, है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा के अभिलेख और मेरठ के अभिलेख को खुदवा कर कहाँ लगवाया? दिल्ली में लगवाया। उसी के नीचे तुम देखोगे तुमको मिलेगा कौशाम्बी। क्या मिलेगा? कौशाम्बी। क्या मिलेगा? उसने एक अभिलेख अपना कहाँ पे लिखवाया है? कौशाम्बी में। कितने अभिलेख हो गए बताओ? कितने अभिलेख हो गए? अरे गिन नहीं सकते।
लुम्बिनी, टोपरा, मेरठ, कौशाम्बी कितने हुए? हमने चर्चा कितने की करनी है? 7 की करनी है ना। 7 अभिलेख हैं छोटे छोटे, 3 बचे हुए हैं। 3 के तीनों अभिलेख एक ही जगह पे हैं। कहाँ पे हैं? तीनों बिहार में हैं। कहाँ पे हैं? बिहार में हैं। एक है रामपुरवा, क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, रामपुरवा है। और दूसरा है लोरिया अरिराज, क्या नाम है? और एक है लोरिया नंदनगढ़, क्या नाम है? लोरिया नंदनगढ़, ठीक है। एक का नाम है रामपुरवा, एक है लोरिया अरेराज और एक है लोरिया नंदनगढ़। इनमें एक ही विशेष है जो जानने वाला है, क्योंकि जो लोरिया नंदनगढ़ है उसमें मोर का चित्र बना हुआ है। कैसा चित्र बना हुआ है? यहाँ पे लिख लेना तुम लोग, लोरिया अरेराज में मोर का चित्र बना हुआ है। क्या चित्र बना हुआ है? मोर का। हाँ, नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं वरना लिख देते, लोरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र बना हुआ है। तो 7 हो गए, याद भी रहेंगे। पहला है लुम्बिनी में, उसका नाम याद रखना, रुम्मन देय अभिलेख है ना, क्योंकि नाम से ही पूछा जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए इन 7 छोटे छोटे अभिलेखों में भी सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुम्मन देय अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? रुम्मन देय अभिलेख है, जिसमें किसी प्रकार के ज्ञान की या किसी प्रकार के संदेश की बातें नहीं कही गई। कोई संदेश नहीं दिया उसने केवल यह लिखाया है कि मैं, है ना, मैं प्रियदर्शी, क्या नाम है? देवनाम प्रियदर्शी। मैं देवनाम प्रियदर्शी लुम्बिनी में सबसे कम टैक्स वसूलता हूँ। कितना? सबसे कम, है ना, उससे कम कहीं भी नहीं। तो अगर तुमसे पूछा है सबसे कम टैक्स कहाँ पे लिया जाता है, तो रुम्मन देय। अगर पूछा है अशोक के अभिलेखों में सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो रुम्मन देय। तो यहाँ पे छोटा लिख लेना ब्रैकेट में, रुम्मन देय के आगे ब्रैकेट में लिख लेना सबसे छोटा अभिलेख, है ना। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा? रुम्मन देय अभिलेख, है ना। और यहीं पे उसने टैक्स की चर्चा की है, ठीक है। इतना हो गया। तो ये उसके हो गए 7 अभिलेख। 7 समझ में आए? आप देखते हैं उसके 14 अभिलेख और हैं, है ना। तो उसको कहते हैं अशोक के चतुर्दश अभिलेख, है ना। बहुत दूर दूर तक इधर उधर जहाँ जहाँ भी पाए गए हैं उनमें उसने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं, संदेश दिया है, उन सब के बारे में बताया गया है। तो उस प्रकार के अभिलेखों को एक जगह मिला करके उसको बनाया गया है चतुर्दश अभिलेख, है ना। इतना लिखो, इसको साफ करते हैं, फिर बाद में उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए हैं, उनमें से कुछ अभिलेख ऐसे हैं जिनमें तुमको देखने को मिलेगा उसके बहुत अच्छे संदेश देखने को मिलेंगे, है ना। बहुत ज्ञान की बातें उसने बताई हैं कि समाज को कैसे रहना चाहिए, वो सारी बातें। और समाज को रहने के लिए वो ऐसे विनती नहीं कर रहा है, सबसे डायरेक्ट बता रहा है कि ऐसे रहना चाहिए, तो ऐसे रहना चाहिए, है ना। क्योंकि विनती, हाँ नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा ना, क्योंकि विनती उसको सूट भी नहीं करती। उसी प्रकार के उसके 14 अभिलेख निकाले गए हैं जिनको कहते हैं चतुर्दश अभिलेख। क्या कहते हैं? चतुर्दश अभिलेख, है ना। इनकी हम लोग जगह नहीं देखेंगे कहाँ पे कौन सा पाया गया है, बस ये देखेंगे कौन से अभिलेख में कि क्या लिखा गया है ना। तो इनको क्रम के हिसाब से पूछा जाता है कि पहले अभिलेख में क्या लिखा है, दूसरे अभिलेख में क्या लिखा है, तीसरे अभिलेख में क्या लिखा है ना। इस प्रकार से पूछा जाता है, तो उसी प्रकार से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो तुमको बताना है कि जो चतुर्दश अभिलेख हैं उनमें से सबसे पहले अभिलेख में अशोक ने क्या लिखवाया है। सबसे पहले अभिलेख में अशोक ने लिखवाया है, उसने सीधे तौर पर अहिंसा पे बल दिया है। किस पे बल दिया है? अहिंसा पे, है ना। सबसे पहले उसने क्या दिया है? अहिंसा पे बल दिया है कि किसी को भी हिंसा नहीं करना है। और सोचो, अहिंसा की बातें कौन कर रहा है? अशोक अहिंसा की बातें कर रहा है ना। हमने तुमसे एक बार बताया था कि बुरी आदतों को छोड़ने वाला सबसे अच्छा ज्ञानी आदमी वही मिल सकता है जिसके अंदर खुद बुरी आदतें होती हैं, है ना। हमने तुमको बताया था कि शराब पीने के बारे में, शराब छोड़ने के बारे में तुमको सबसे अच्छा ज्ञान वही दे सकता है जो खुद बहुत बड़ा नशेड़ी रह चुका है। बताया था, नहीं बताया था? वैसे ही अशोक भी है। इतनी मार काट करने के बाद में अब कह रहा है समाज से कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो किस अभिलेख में मिलेगा? पहले अभिलेख में उसका क्या मिलेगा संदेश? कि अहिंसा नहीं करना चाहिए। उसने पशु बलि पे भी बताया कि पशु बलि नहीं करनी चाहिए। पशु बलि पे भी उसने कहा है, प्रतिषेध लगाया है, कहा कि पशु बलि भी नहीं करनी चाहिए। तो अहिंसा और पशु बलि पे रोक, हिंसा और पशु बलि पे रोक किसने लगाई? अशोक ने। इसका हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक के पहले अभिलेख से, है ना। दूसरे में क्या जानकारी है? पशु बलि तो मना ही किया, साथ साथ में उसने बताया कि पशु चिकित्सा का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बारे में, पशु चिकित्सा के बारे में, है ना। क्या बताया? पशु चिकित्सा भी उसने
ध्यान दिया। मतलब एक बात तो है कि वो पशुओं पे ज़्यादा ध्यान देने लगा था, है ना। पशु चिकित्सा मतलब पशुओं का इलाज भी करवाने पे वो ध्यान दे रहा था। साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने इस वाले दूसरे वाले अभिलेख पे दक्षिण के 4 राज्यों की जानकारी मिली, है ना। यहाँ से हमको क्या मिली, दक्षिण के 4 राज्यों की जानकारी मिली। दक्षिण के 4 राज्य कौन कौन से हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। कौन कौन से दक्षिण के 4 राज्य हैं? तो पहले तुमको मिलेगा चेर। क्या मिलेगा? चेर मिलेगा। चेर, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र। क्या मिलेगा? ये 4 राज्य तुमको कहाँ के मिलेंगे? दक्षिण भारत के, है ना। दक्षिण मतलब साउथ इंडिया के, है ना। तो साउथ इंडिया के 4 तुमको राज्य मिलेंगे। कौन कौन से? चेर, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र। चेर को हम लोग केरल पुत्र भी कहीं कहीं पर लिखा मिलता है हम लोगों को, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, अगर केरल पुत्र कहा जाता है तो वो मतलब चेर की ही बात हो रही है ना। तो चेर, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र 4 ऐसे राज्यों, दक्षिण के 4 राज्यों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? दूसरे अभिलेख से मिलती है। एक विदेशी राज्य भी है इसी वाले में मिलता है, दूसरे वाले में एक विदेशी राज्य भी मिलता है। विदेशी राज्य कौन सा होगा तुम लोग अच्छा अंदाजा लगाओ। विदेशी राज्य कौन सा? विदेशी राज्य के बारे में चर्चा की गई, कौन सा राज्य होगा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, यूनान, कौन सा होगा फिर? सब नहीं तो हाँ कौन सा होगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश के बारे में जानकारी होगी। अरे हम सीधे सीधे कहें दक्षिण के बारे में जानकारी है तो दक्षिण में ही होगा। दक्षिण में कौन सा है? श्रीलंका। भूल गए? वही तो उसने भेजा था अपने बेटे और बेटे को, दोनों को। कहाँ भेजा था? श्रीलंका ही तो भेजा था। तो एक दक्षिण के राज्य की भी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अशोक के दूसरे अभिलेख से हमको क्या मिलता है? 4 दक्षिण के राज्यों की जानकारी और एक श्रीलंका दूसरे विदेशी राज्य के बारे में जानकारी मिलती है ना। उसने धम्म के प्रचार के लिए 3 अधिकारी नियुक्त किए थे। क्या किया? तीसरे में क्या है? 3 अधिकारी। तीसरे में क्या है? 3 अधिकारी। ये 3 अधिकारी किस लिए हैं? धम्म के प्रचार के लिए, है ना। धम्म मतलब क्या? धर्म, है ना। धम्म मतलब क्या? धर्म, है ना। धर्म कौन सा? बौद्ध धर्म, है ना। तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 3 अधिकारी नियुक्त किए। कौन कौन से? पहला है राजुक। कौन है? राजुक। दूसरा युक्तक और तीसरा प्रदेशक, है ना। बोलो कौन कौन से अधिकारी नियुक्त किए? राजुक, युक्तक और प्रदेशक। इनमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा है? राजुक है। सबसे बड़ा अधिकारी राजुक। क्यों नियुक्त किए इसने? धर्म के प्रचार के लिए। धर्म के प्रचार के लिए। अच्छा, ये भी नहीं है कि उसने अधिकारी नियुक्त कर दिया तो ये अधिकारी अपनी मनमानी करेंगे, है ना, भ्रष्टाचार भी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसने कहा कि 5 सालों के बाद इनका क्या होगा? अरे रिटायरमेंट नहीं होता है। देखो कितनी जल्दी वैकेंसी खाली करने के चक्कर में है कि जल्दी वैकेंसी खाली हो, अगली भर्ती आए। रिटायरमेंट 5 साल में रिटायरमेंट। 5 साल बाद इनके निरीक्षण होगा। अगर कोई भी भ्रष्टाचार करते पाया जाएगा तो फिर इसके साथ क्या होगा? वो अशोक है, सोच लो क्या होगा उसके साथ, है ना। अशोक के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी उसको बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो अशोक के साथ धोखाधड़ी चलेगी नहीं। उसने अगला कौन सा होगा? चौथे वाले में उसने कहा कि भेरी घोष छोड़ करके धम्म घोष की ओर चलते हैं। क्या बताया? भेरी घोष से छोड़ करके उसने क्या किया? धम्म घोष की ओर चलने का संदेश दिया, ठीक है ना। क्या होता है भेरी घोष? वही तो, भेरी घोष क्या होता है? भेरी घोष होता है युद्ध। क्या होता है? युद्ध। सोचो कौन कह रहा है कि युद्ध छोड़ो और धर्म की ओर चलो? किधर चलो? धर्म भी कौन सा? बौद्ध धर्म, है ना। क्या कह रहा है? चौथे अभिलेख में क्या कह रहा है? कि युद्ध छोड़ दो, युद्ध बेकार चीजें हैं, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको धर्म अपना लेना चाहिए, बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, है ना। अच्छी बातें करनी चाहिए, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना। पशु बलि नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें किसने कही? ये अशोक ने कही, चौथे अभिलेख में, है ना। 5वें अभिलेख में उसने एक और अपना एक अधिकारी नियुक्त किया जिसको कहते हैं धम्म महामात्र। क्या कहते हैं? धम्म महामात्र। क्या नियुक्त किया? धम्म महामात्र। ये होता है धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाला आदमी। क्या होता है? जैसे सनातन में पंडित लोग होते हैं ना, धर्म के बारे में पूरा ज्ञान देने का ठेका वही लोग ले रखे होते हैं, है ना। वैसा ही बौद्ध धर्म में भी जो धर्म के बारे में ज्ञान देता है वो कौन होता है?
धम्म महामात्र, उसको क्या कहते हैं? धम्म महामात्र। ये हमको कौन से अभिलेख में जानकारी मिलेगी? 5वें अभिलेख में हमको इसकी जानकारी मिलेगी। अच्छा, छठे अभिलेख में क्या है? छठे अभिलेख में उसने लिखवाया कि अगर जन कल्याण के लिए तुम कुछ भी करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? जन कल्याण के लिए तुम कुछ भी करना चाहते हो, छठे वाले अभिलेख में उसने लिखवाया कि जन कल्याण के लिए कुछ भी अगर तुमको करना है तो तुम डायरेक्ट मुझसे मिल सकते हो। किससे? अशोक से। अशोक ने कहा कि अगर तुमको जन कल्याण के लिए तुमको करना है कुछ, तो तुम सीधे अशोक से मिल सकते हो, है ना। अगर तुमको समाज में किसी प्रकार की बुराई को ख़त्म करना है या समाज के किसी वर्ग के लिए कल्याण करना है, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? कोई दिक्कत नहीं होगी राजा से मिलना। वैसे राजा से मिलना बहुत मुश्किल होता है, आज के समय प्रधान जी से मिलना मुश्किल हो जाता है, वो तो राजा है ना। तो राजा से मिलने के लिए तुमको बहुत संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें समाज का तुम कल्याण कर सकते हो, जन कल्याण कर सकते हो, तो उसके लिए तुमको मिलना आसान हो जाएगा, है ना, बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, है ना। कोई भी अधिकारी जो जन कल्याण की बातें करना चाहता है वो आसानी से अशोक से मिल सकता है। उसने अगले वाले में कहा, 8वां जो होगा, कि प्रत्येक धर्म के लोग, 7वां वाला ही क्या होगा, कि प्रत्येक धर्म के लोग आपस में समन्वय रखें। क्या करें? प्रत्येक धर्म आपस में समन्वय रखें। क्या कह रहा है? कि हमको लड़ना नहीं है आपस में, क्योंकि लड़ने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है ना। लड़ने से क्या होगा? नुकसान ही होना है। किसका नुकसान होना है? पूरे समाज का नुकसान होना है। आज के समय में लोग यही तो करते हैं, हम लोग लड़ ही तो रहे हैं एक दूसरे से। कोई जाति के नाम पे लड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ रहा है, कोई रंग के नाम पे लड़ रहा है ना। लड़ ही तो रहे हैं, कोई स्थान के नाम पे लड़ रहा है। अभी कल वाला मैटर तुमने देखा, एक महिला है, उन्होंने एक गाली दी है और गाली में उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है बिहारी, है ना। क्या है? एक प्रकार के एक स्थान पे रहने वाले लोगों को उन्होंने गाली दी है ना। तो स्थान के नाम पे भेदभाव उतना बना रहे हैं कि बिहार में रहने वाले सब लोग क्या उतने नीच हैं जितना वो समझते हैं, है ना। यूपी बिहार के लोगों को बाहर के बड़े बड़े शहरों में इतना ज़्यादा सम्मान नहीं मिलता। हमारे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, मुंबई चले जाओगे, दिल्ली चले जाओगे, वहाँ पे यूपी बिहार के लोगों को बहुत हीन भावना से देखा जाता है ना। समझा ही नहीं जाता कुछ कि हम लोग कुछ हैं, लेबर ही समझा जाता है। कितना भी पढ़ा लिखा आदमी होगा उसको लेबर ही समझाता है कि यूपी बिहार से है तो लेबर ही होगा, है ना। ये क्यों भूल जाते हैं कि तुम्हारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है, सबसे ज़्यादा IAS IPS देने वाला बिहार ही है, फिर भी तुम उसको ऐसे हीन भावना से देख रहे हो, है ना। अशोक यही तो कहता है किसी प्रकार से हमको आपस में लड़ना नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। वो कहता है मैं हूँ जो बौद्ध धर्म को फॉलो कर रहा हूँ, पर जरूरी नहीं है कि मेरी राजधर्म भी बौद्ध हो, है ना। मेरा कोई राजधर्म नहीं है, मेरा पर्सनल धर्म बौद्ध धर्म है, पर तो हमारी प्रजा का धर्म दूसरा हो सकता है। प्रजा चाहे तो दूसरा धर्म भी अपना सकती है, इसके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है कि हम बौद्ध धर्म के हैं तो तुमको सबको भी बौद्ध धर्म अपनाना पड़ेगा, है ना। दिल्ली सल्तनत में आएंगे बहुत बड़े बड़े शासक, वो कहते हैं जो मेरा धर्म है प्रजा का भी वही धर्म होना चाहिए। अगर प्रजा वो धर्म नहीं अपनाएगी तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। आगे पढ़ेंगे। पर अशोक ये नहीं कहता, इसीलिए अशोक क्या है? सहिष्णु है। क्या है? सहिष्णु है, सभी धर्मों को मानता है, किसी के साथ में कोई भी भेदभाव नहीं करता है। वो कहता है आपस में सभी लोगों को समन्वय बना करके रखना है ना, तभी हमारा विकास हो सकता है। आपस में लड़ते रहेंगे तो एक दूसरे से लड़ने के इंतजाम ही बनाते रहेंगे, है ना, कि ये हथियार ले आएँ, ये व्यवस्था कर लें, वो व्यवस्था कर लें। जिन पैसों से हम हथियार लाते हैं उन्हीं पैसों से हम अपना विकास कर सकते हैं। आज हमारे बजट में सबसे ज़्यादा खर्चा पता है किस चीज़ पे होता है? रक्षा पे होता है। किस चीज़ पे होता है? रक्षा पे होता है। इतने हथियार हमको खरीदने होते हैं, इतनी सेना हमको बनानी होती है। यही सारे लोग, अगर हमको ये ना करना होता, अगर हमको किसी से लड़ाई का कोई खतरा नहीं होता, तो हम यही सारा पैसा समाज कल्याण पे लगा सकते थे। नहीं लगा सकते थे। लेकिन आज हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा किस बात पे हो रहा है? सेना पे, है ना। हर साल बजट में सबसे ज़्यादा खर्चा किसका होता है? सेना का होता है ना। क्यों होता है? अगर हमारे पड़ोसी अच्छे होते तो हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती इसकी, है ना। थोड़ी बहुत सेना बना करके काम चल जाता है हमारा, लड़ाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना। सबसे तालमेल अच्छा होता तो सेना ही नहीं बनानी पड़ती। लेकिन हमारे पड़ोसी हमको बाय डिफ़ॉल्ट इतने खच्चर मिल गए हैं, है ना, तो हमको व्यवस्था करनी पड़ती उतनी,
इसीलिए हमको सेना पे सबसे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। वही अगर हमको ना खर्चा करना पड़ता तो हम इधर विकास पे ध्यान देते, ये सारी चीज़ें, है ना। इसीलिए अशोक क्या कहता है कि सबको आपस में समन्वय बना करके रखना है। वो केवल अपने ही क्षेत्रों में शिलालेख नहीं लिखवाया है, दूसरे के क्षेत्रों में, सीरिया तक उसने लिखवाए हैं अभिलेख अपने। सीरिया तक में अशोक के अभिलेख मिलते हैं, है ना। आज के समय में सबसे आसान क्षेत्र है, अशोक के समय में वहाँ पे भी उसका दबदबा था, है ना। वहाँ पे भी वो अच्छे अच्छे संदेश लिखवाता है, कहता है सबको मिलजुल कर रहना है ना, लड़ाई नहीं करनी। इतने लिखो, फिर आगे के साथ और लिखवाते हैं। अगला अभिलेख होता है 8वां, कौन सा हो जाएगा? चलो भैया, ये क्या है, परेशान है, इनका दुख बताओ क्या है भैया, राधे बताओ इसका दुख क्या है, क्यों नहीं चल रहा था वो? 8वें अभिलेख में उसने क्या बताया? 8वें अभिलेख में उसने अपनी धम्म यात्रा के बारे में बताया। किसके बारे में? धम्म यात्रा, मतलब जो उसने धर्म को स्वीकार किया, धम्म यात्रा। 8वें अभिलेख में उसने क्या बताया? धम्म यात्रा के बारे में बताया। क्या बताया? धम्म यात्रा के बारे में बताया। 9वें में क्या बताया बताओ? 9 छोटा होता है या 10? जी तुम इतना बताओ। 9 छोटा होता है? पक्का कंफर्म? 10 छोटा होता है? अच्छा 10 से छोटा होता है। चलो, तो 9 छोटा होता है, जी ने बता दिया, तो हम मान लेते हैं छोटे छोटे त्योहारों पर उसने क्या लगाया बताओ? देखो जिज्जी लोग बस कमाई की बातें करेंगे, बस टैक्स लगना चाहिए, कमाई होनी चाहिए, बाकी कोई काम हो चाहे ना हो, है ना। उसने कहा छोटे छोटे त्योहारों पर रोक लगा दी। कहा कि ये नहीं कि हर दूसरे दिन तुम त्यौहार मना रहे हो, काम धंधा बंद कर दिए और त्यौहार मनाने में लगे हो, तो छोटे छोटे त्यौहार नहीं होने चाहिए। उसने ये दिमाग लगाया था कि छोटे छोटे त्योहारों पर आम जनमानस का खर्चा बहुत होता है, होता नहीं होता है, तो कहता था कि इस खर्चे को रोकने के लिए सारे छोटे छोटे त्यौहार भी बंद कर देने चाहिए, है ना। क्योंकि छोटे छोटे त्यौहार होते हैं, तुम लोग क्या करते हो, बहुत सारे कपड़े ले आते हो अच्छे अच्छे, है ना, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, सारी व्यवस्था करते हो, घर साफ सफाई रंगाई पुताई अच्छा बनाते हो, घर को सब कुछ करते हो। तो वो कहता है इनसे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है छोटे छोटे त्योहारों पर, है ना। इसलिए उसने क्या किया, छोटे छोटे त्योहारों को भी बंद करवा दिया, उन पर रोक लगवा दी, है ना। कहते हैं कि त्यौहार जब भी आता है छुट्टी हो जाती है त्योहारों पे, है ना। छुट्टी होने से काम बंद होगा, और काम बंद होगा तो धीरे धीरे हमारा कहीं ना कहीं जीडीपी गिरेगा, है ना। पूरा देश बंद होएगा, कुछ ना काम बंद होगा, कुछ ना कुछ, तो क्या होगा, जीडीपी धीरे धीरे गिरेगा। इसीलिए उसने सोचा कि हम छोटे छोटे त्योहारों पे रोक लगवा देते हैं, ये त्यौहार ही नहीं होंगे, है ना। पर इससे त्योहारों से एक फ़ायदा भी है, अगर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है तो किसी ना किसी को रोज़गार भी मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। जैसे अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो बहुत सारे लोग राखियों का लगा लेते हैं दुकान, बहुत सारे लोग मीठे का दुकान लगा लेते हैं, है ना। होली आता है तो रंगों की दुकान लगा लेते हैं, दिवाली आता है तो दिए पटाखे इस सब चीज़ों की दुकान लगा लेते हैं, है ना। मोमबत्तियाँ बेचते हैं, झालर बेचते हैं, तो इनसे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। बहुत सारे लोग तो पहले से तैनात ही बैठे होते हैं, कहते हैं कि त्यौहार आया, अब इस बार हम ये इस चीज़ की दुकान लगाएंगे, है ना। होता नहीं होता है, तो इससे रोज़गार भी मिलता है, पर कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा हमको खर्चा भी देखने को मिलता है। त्योहारों पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। उसका मेन यही देखने को था कि त्योहारों पे छोटे छोटे त्यौहार हर दूसरे दिन आते रहते हैं, इससे काम बंद होता है, और जब काम बंद होगा तो नुकसान होता है ना। इसलिए उसने क्या किया, ये रोक लगवा दी, है ना जिज्जी। तो 9 से छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे हैं तो छोटे छोटे त्यौहार बंद। 10 बड़ा होता है ना। 10 बड़ा नहीं होता, कह रही नहीं 10 बड़ा नहीं होता है, 10 बड़ा होता है ना, 11 से, है ना। 10 किससे बड़ा होता है? तो 10वें में बताया, उस 10वें में कोई बड़ी बात होनी चाहिए। देखो भाई 10 बड़ा होता है ना, 10वें में कोई बड़ी बात होनी चाहिए। उसने 10वें वाले में बताया धर्म का महत्व। क्या बताया? हाँ, कि धर्म का क्या महत्व है, क्यों धर्म होना चाहिए, है ना, उसकी विशेषता क्या है ना, क्यों होना चाहिए धर्म, इस सब के बारे में बताया 10वें में, है ना। 11वें में क्या बताएगा? 11वां देखो, 11 होता है शुभ संख्या, होती नहीं होती है। 11 क्या है? शुभ संख्या, है ना। और ये शुभ संख्या सनातन में ही केवल मानी जाती है ना। बौद्ध धर्म वाले शुभ संख्या वाला कोई लॉजिक है नहीं, और इस्लाम धर्म वालों का तो दूर दूर तक कुछ नहीं है ना। तो 11 में क्या होता है? शुभ संख्या होती है ना। और ये किस में होता है? केवल इस्लाम धर्म में। और इस्लाम धर्म में पुरोहित लोग जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण, है ना। हाँ, इस्लाम की बातें सनातन में अगर निकल गया होगा मुझ से तो बाय मिस्टेक है, हमसे सॉरी, है ना। तो सनातन धर्म में जो पुरोहित लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्राह्मण। क्या कहते हैं? ब्राह्मण। तो इसने बताया कि ब्राह्मणों को सताया ना जाए, मेरे किसी भी प्रकार के अधिकारी के द्वारा ब्राह्मणों को ना सताया जाए। ये अशोक के 11वें अभिलेख में मिलता है। क्या मिलता है? कि ब्राह्मणों को
ना सताया जाए। क्या किया जाए? ना सताया जाए। मेरे किसी भी अधिकारी के द्वारा ब्राह्मणों को सताया ना जाए, है ना। देखो बौद्ध धर्म के बारे में कितना अच्छी अच्छी बातें वो बताता है ना। आज के समय में जो लोग होते हैं बौद्ध धर्म वाले, ये नाम सुनते ही उनका खून खौलने लगता है। जैसे ही ये नाम सुनेंगे बस खून वाल पे आ जाता है। और वो एक समय था अशोक का, जो अभी वो अपनी खुद की कुछ पोजीशन पे नहीं है, और ये किसी भी चीज़ को लेकर के, हाँ वो सबकी बात बता रहे हैं ना, कि सोचो आज के समय में खुद की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी इतना ज़्यादा बड़े बड़े तर्क देंगे जिनको कोई नहीं मानने वाला है ना। और वो सोचो सम्राट अशोक है ना, ऐसे ही बन गया होगा इतना बड़ा सम्राट। बताओ जी, कुछ ना कुछ तो रहा होगा स्पेशल इसमें। और वो खुद कह रहा है कि किसी के साथ हमको द्वेष नहीं रखना है, फिर हम लोग क्यों रखते हैं? हम लोग क्या उससे भी बड़े हैं? जैसे राजस्थान में हाँ, हर जगह होता है। ऐसा नहीं होता केवल इन्हीं के खिलाफ है, ये लोग भी किसी ना किसी के खिलाफ रखते हैं वैसी भावना, है ना। तो सबको सीखना, किसी एक के सीखने से काम नहीं चलेगा, सबको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, है ना। अशोक इतना अच्छा आदमी था कि उसने धर्म के लिए महामाता तो रखे ही, है ना, पर उसने सोचा कि एक प्राणी है जो छूट रहा है समाज में। कौन छूट रहा जिज्जी? अभी कौन छूटा है इतने लोगों में? एक प्राणी बच गया जिसके बारे में उसने कोई बात नहीं की है। उसके उत्थान के लिए भी तो कोई काम करना चाहिए। बताओ जिज्जी लोगों, कौन छूट रहा है? स्त्रियां छूट रही कि नहीं छूट रही हैं? स्त्रियों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, है ना, पर वो सबके लिए बात करता है ना। वो अशोक है, क्या है? अशोक है, तो वो सबके बारे में बात करता है। तो अगले अभिलेख में उसने क्या बताया? स्त्री महामाता के बारे में बताया। क्या बताया? महामाता क्या है? एक पद है, आधिकारिक पद है ना। तो उसने एक स्त्री महामात्र आधिकारिक पद की नियुक्ति करी, है ना। उसके बारे में चर्चा इसमें हमको 12वें अभिलेख में हमको मिलती है। क्यों? क्योंकि स्त्रियों के बारे में भी तो समाज में जागरूकता होनी चाहिए, है ना। उनको भी तो बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। उनकी आवाज़ को उठाने वाला कोई अधिकारी होना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं? स्त्री महामात्र करते हैं। और स्त्री महामात्र की हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? हमको 12वें अभिलेख से मिलती है। अच्छा, 13वां अभिलेख आ जाता है। 13वां अभिलेख बहुत ज़्यादा तुमको याद रहेगा। कैसे? 13वें अभिलेख में उसने कलिंग के युद्ध की जानकारी दी है। किसकी जानकारी दी है? ये याद रहेगा नहीं याद रहेगा? कलिंग के युद्ध की जानकारी नहीं है, कलिंग के बारे में जानकारी दी है ना। युद्ध की जानकारी अपनी नहीं करता है ये कभी। अगर युद्ध की जानकारी कर देगा तो फिर बवाल नहीं हो जाएगा कि कलिंग में जाए, कलिंग के युद्ध क्या खुद ही लिखवा कि हमने इतने लोगों को मारा काटा, लिखवाएगा तो नहीं। तो कलिंग के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक 11वां 13वें, है ना, 13वें अभिलेख से मिलती है। बचा एक अभिलेख, कौन सा? 14वां, है ना। लास्ट में क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? लास्ट में माफीनामा। क्या है? माफीनामा, है ना। क्या है बताओ दीजिए। टाई टाई फिश कौन बोला? टाई फिश, लास्ट में टाई टाई फिश, है ना। तो लास्ट में टाई टाई फिश है भाई, है ना। इसमें उसने माफीनामा लिखा है ना। उसने लिखा है कि मेरे द्वारा लिखाए गए सभी अभिलेख, इसमें अगर कोई भी ऐसी जानकारी है जो गलत है ना, या मेरे द्वारा बहुत से कार्य कराए गए हैं जो इनमें से छूट गए हैं, जिनके बारे में मैंने नहीं लिखाया है या लिखने में छूट गए हैं, या जो भी गलतियां हुई हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, है ना। सीधी बात, मेरी कोई गलती नहीं है। जितने काम मैंने बहुत सारे करवाए हैं, हो सकता है कुछ काम छूट गए हो लिखवाने से, है ना, या फिर लिखने में कहीं गलती हो गई हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती नहीं रहती लिखने में, हमसे ही हो जाती कई बार, है ना। तो कहता है कि अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ये जिम्मेदारी किसकी है? लिखने वाले की है ना। ये किसकी जिम्मेदारी है? लिखने वाले की। तो माफीनामा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी? अशोक के 14वें नंबर के अभिलेख से हमको माफीनामे की जानकारी मिलेगी, है ना। तो ये है 14 अभिलेख, ठीक है। बहुत सारी बातें उसने बताई, सीखने को हमको अशोक से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगले वीडियो में हम लोग अशोक के बारे में और बहुत सब कुछ देखेंगे, है ना। अच्छा, अभी तुम लोग ये बताओ, हमने 14 के 14 अभिलेख देख लिए। 14 के 14 अभिलेखों में कितने अधिकारियों के बारे में जानकारी मिली? अशोक ने कितने अधिकारियों की नियुक्ति की? कौन कौन से? राजुक, युक्तक, प्रादेशक, धर्म महामात्र।
देखो जिज्जी बताई है और जिज्जी अपना वाला भूल गई हैं, है ना। कौन भूल गई? जिज्जी, स्त्री मात्र, है ना। ये लोग, हम इसीलिए कहते हैं कि इनकी बर्बादी का कारण केवल यही है ना, कोई दूसरा नहीं इनकी बर्बादी में। अगर तुम देखोगे तो इनकी लड़ाई केवल लड़कियों में ही होती। कभी तुमने देखा है किसी लड़की से कोई लड़का लड़ता हो ना? ये चुटैया पकड़ के आपस में ही लड़ेंगी, है ना। कभी तुमने सुना है किसी लड़की की बुराई कोई लड़का कर रहा हो? नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं करते, है ना। लड़कियां लोग एक दूसरे की चुगली बहुत करती हैं, है ना। लड़कियां लड़कियों की, तुमने देखा होगा जैसे घरों में तुम अपने देखोगे, है ना, तो सास बहू की खूब लड़ाई होगी, है ना, एक दूसरे की खूब चुगली करेंगी। कभी सुना है बहू और ससुर की होगी हो लड़ाई? बहुत कम, रेयर केस है ना, कि नहीं, हाँ सर जी देखा है ना। बहू और ससुर की कोई, तुमने कभी देखा देवर और भाभी की लड़ाई होती हो ना? ननद भाभी की हर दूसरे मिनट पे। तो स्त्रियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? खुद स्त्रियां हैं, है ना। पुरुषों का कोई दुश्मन नहीं है, सब मित्र हैं, ठीक है ना। तो देखो अपना ही भूल जाती, तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो डिटेल में सब कुछ बताया है ना। अशोक की भी कोई गलती नहीं है, उसने बेचारे ने भी स्त्रियों के लिए काम किया है। अब ये खुद ही याद नहीं रख रहे, तो इनकी गलती है ना, है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? ठीक है। तो अशोक के शिलालेख सब समझ में आए? अशोक की धम्म यात्रा के बारे में और उसके बारे में जो कुछ चर्चा है वो अगली क्लास में कर लेंगे, और फिर अशोक फिनिश, है ना। इतना लिख लो।